तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना जियोग्राफी का लेसन कृषि खेती। आज हम खेती के बारे में चर्चा करेंगे, भारतीय खेती के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। हमारे देश की 2/3 जनसंख्या खेती करती है। ये एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता है। कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न होता है और कुछ उद्योग उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है। और निर्यात वाले उत्पादों में आते हैं चाय, कॉफी, मसाले जैसी चीजों का निर्यात किया जाता है भारत से। तो अब हम पहले जानेंगे कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार की है भारत में? कृषि हमारे देश की बहुत पुरानी आर्थिक क्रिया है। कई वर्षों के दौरान कृषि में भी कई तरह का परिवर्तन आया है। खेती के तरीकों में परिवर्तन आया है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग कृषि के प्रकार अपनाए जाते हैं। आसान प्रकार है वो प्रकार है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जैसा कि इसके नाम से ये पता चल जाता है कि जीविका के लिए आवश्यक है। ये कृषि अभी भी कई भागों में की जाती है। इस कृषि में भूमि के छोटे टुकड़े पे पुराने औजारों जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली छड़ी और परिवार के सदस्यों की सहायता से खेती की जाती है। इस तरह की कृषि जो है प्राय मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरता और फसल उगाने की अन्य पर्यावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करती है जो पर्यावरण पे मौजूद है। इसके लिए कोई मशीनों का सहारा नहीं लिया जाता, कोई अतिरिक्त सिंचाई व्यवस्था नहीं होती। ये कर्तन दहन खेती भी होती है। किसान जमीन के टुकड़े को कर्तन दहन प्रणाली भी से कहा जाता है, यानी किसान जमीन के टुकड़े को साफ करते हैं और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अनाज और अन्य फसलें उगाते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो उस भूमि के टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और कृषि के लिए दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है। इस प्रकार कृषि के लिए जगह बदलते रहने से मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि किसान उर्वरक या किसी और तकनीक का प्रयोग नहीं करते तो इस प्रकार होने वाली उत्पादकता बहुत कम होती है। और इस खेती को कई नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तर पूर्वी राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, जहां इसे झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहा जाता है। इसके अलावा झूम खेती जो है, कर्तन दहन खेती है, उसको मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसूले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रेबी कहा जाता है। भारत में ये खेती अन्य कई नामों से की जाती है। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या पोमान, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे। इस प्रकार के इसके कई नाम हैं इस खेती के। दूसरी खेती आती है गहन जीविका कृषि। अभी हमने पढ़ा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में। दूसरी आती है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि इस प्रकार की जो खेती है वो उन जगहों पे की जाती है जहां भूमि पे जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है, जहां बहुत सारी जनसंख्या है। ये श्रम गहन खेती है, यानी इसमें श्रम की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इसमें रासायनिक निवेश जैसे रासायनिक उर्वरक और सिंचाई का प्रयोग भी किया जाता है। भू स्वामित्व में विरासत के कारण जैसे जैसे आगे से आगे अगली पीढ़ियों में उसका विरासत का अधिकार की वजह से जो जोत या खेत है उनका आकार बहुत छोटा हो जा रहा है और कम लाभ हो रहा है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण उस जरा थोड़ी सी भूमि में जो एक सीमित क्षेत्र में होती है उसी से ज्यादा पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, जिससे भूमि पर बहुत अधिक दबाव बढ़ जाता है गहन जीविका निर्वाह कृषि के कारण। तीसरी कृषि आती है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि या कमर्शियल एग्रीकल्चर। इस तरह की कृषि के मुख्य लक्षण में आधुनिक निवेशों का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक निवेश जैसे ज्यादा बीज पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग, इन चीजों का इस्तेमाल करके उच्च पैदावार प्राप्त की जाती है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर अलग अलग प्रदेश में अलग अलग है। जैसे
हरियाणा और पंजाब के लिए चावल एक वाणिज्यिक फसल है। वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा की बात करें तो वहां पर ये एक जीविका फसल बन जाती है। वाणिज्यिक कृषि के अंदर रोपण कृषि भी शामिल होती है। रोपण कृषि भी एक तरह की वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि का मतलब ये होता है कि किसी लंबे चौड़े एक क्षेत्र में, यानी बड़े से खेत में, लंबे चौड़े बड़े खेत में एक फसल बोई जाती है। रोपण कृषि जो होती है वो उद्योग और कृषि के बीच का एक हिस्सा है। रोपण कृषि में व्यापक बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है, जिसके लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और साथ ही श्रमिकों की भी। इससे प्राप्त सारा उत्पाद उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये फसलें रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी, असम और उत्तरी बंगाल में चाय, वहां की रोपण फसलें हैं। क्योंकि रोपण फसलों में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, तो इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर परिवहन और संचार अच्छी तरह से उपलब्ध ना हो तो हम इसका ये खेती नहीं कर सकते, क्योंकि उद्योगों के लिए उसे भेजना भी आवश्यक है। अब आते हैं भारत में किस तरह से प्रारूप है फसलों का। देश में बोई जाने वाली फसलें बहुत सारी हैं। तो भारत में फसलों के हिसाब से 3 मुख्य ऋतुएं हैं, जिनके नाम है रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलें जो होती हैं वो शीत ऋतु में, सर्दी के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती हैं और गर्मी में यानी अप्रैल से जून के बीच काटी जाती हैं। इन फसलों के मुख्य उदाहरण है गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। ये हमारे देश की कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। क्योंकि ये फसलें अलग अलग भागों में बोई जाती हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये गेहूं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, यानी जिसकी वजह से बारिश होती है, वही बारिश इन फसलों के लिए उपयोगी होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी रबी फसलों की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि हरित क्रांति से भी लाभ इन्हीं कुछ राज्यों में ज्यादा हुआ था। खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में, खरीफ फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। जिस टाइम मानसून आता है उस टाइम इन्हें बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलों में आती हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। ये फसलें खरीफ की फसलें हैं। चावल की खेती जो ज्यादा की जाती है वो की जाती है असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा की फसल भी बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें बोई जाती हैं, जिनके नाम है औस, अमन और बोरो। ये धान की अलग अलग किस्मों के नाम है जो बोई जाती हैं असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। इसके अलावा रबी और खरीफ के बीच का जो छोटा सा मौसम बचता है, थोड़ा सा हिस्सा, उसमें बोई जाने वाली फसलों को कहा जाता है जायद फसलें। जायद ऋतु में मुख्यतः उगाए जाते हैं तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलें। इसके अलावा जो गन्ने की फसल है उसे तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य फसलें अब हम चर्चा करेंगे। अभी हमने चर्चा की मौसम विभिन्न प्रारूपों की जिसमें हम खेती करते हैं भारत में। अब हम चर्चा करेंगे भारत की मुख्य फसलों की बारी बारी से। तो भारत की मुख्य फसलों में सबसे पहली मुख्य फसल है चावल। भारत में बहुत सारे लोगों खाद्यान्न के तौर पे इसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा अनाज चावल है। हमारा देश जो है वो चीन के बाद दूसरा चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक चावल का चीन है, उसके बाद भारत है। ये एक खरीफ की फसल है। चावल मुख्यतः खरीफ ऋतु में उगाया जाता है, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, ज्यादा आर्द्रता, यानी बारिश की ज्यादा जरूरत है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा। अब जहां वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में से सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उगाने के लिए सिंचाई की जाती है। चावल जो है वो उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है।
नहरों के जाल और नलकूप ज्यादा होने की वजह से अब ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां भी उगाना इसको संभव हो सका है, चावल को। उसके बाद दूसरी मुख्य फसल है भारत की गेहूं। गेहूं जो है वो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की जरूरत होती है। तो गेहूं को उगाने के लिए वितरित बारिश चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर, जो थोड़े थोड़े समय पे होती रहे। ज्यादा बारिश नहीं, लेकिन फिर भी लगातार कुछ कुछ समय पर। देश के गेहूं उगाने वाले दो क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान एक मुख्य क्षेत्र है गेहूं के उगाने का। दूसरा क्षेत्र है दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये गेहूं उत्पादन करने वाले कुछ मुख्य राज्य हैं। ये तो हुई बात दो खाद्यान्न फसलों की। अब हम चर्चा करेंगे मोटे अनाज की। मोटे अनाज मुख्य रूप से जो भारत में उगाए जाते हैं वो हैं ज्वार, बाजरा और रागी। इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, लेकिन इनमें पोषक तत्व काफी मात्रा में होते हैं। जैसे जो रागी है उसमें लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार भारत की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। ये फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर सूखे क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। यहाँ पे ज्वार उगाया जाता है ज्यादा। दूसरा बाजरा। बाजरा जो है वो बलुआ मिट्टी और उथली और काली मिट्टी पे उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा बाजरे के मुख्य उत्पादक प्रदेश हैं, यानी राज्य हैं। रागी जो है वो शुष्क, इसके अलावा जो रागी है वो शुष्क प्रदेशों की फसल है जो उगाई जाती है लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी का मुख्य रूप से उत्पादन होता है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में। ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे रागी का ज्यादा उत्पादन होता है। इसके बाद आता है मक्का। मक्का जो है वो हमारे देश में खाद्यान्न और चारा दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। मक्का एक खरीफ फसल है। ये भारत की गेहूं का वितरण है इस मैप में, आप इसे देख सकते हैं। अब जो मक्का है उसे उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मृदा पे अच्छी तरह उगाया जाता है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में ये रबी ऋतु में उगाया जाता है, रबी की ऋतु में, खरीफ में नहीं उगाया जाता बिहार जैसे राज्यों में। आधुनिक निवेशों के कारण यानी ज्यादा पैदावार देने वाले बीज, उर्वरकों और सिंचाई के साधन की वजह से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ये मुख्य राज्य हैं जिनमें मक्का मुख्य रूप से उगाया जाता है। तो ये मक्का के राज्य हैं। इसके बाद हम दालों के बारे में, तो मक्का के बाद हम चर्चा करेंगे दालों के बारे में। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। शाकाहारी खाने में, क्योंकि भारत के लोग ज्यादातर शाकाहारी होते हैं, तो इससे ही दालों से हमें ज्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है, जिसमें अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना ये भारत की मुख्य दलहनी फसल है, यानी दालें हैं। दालों को नमी की कम आवश्यकता होती है। दालों को बहुत कम आवश्यकता होती है नमी की, और इन्हें शुष्क परिस्थितियों यानी सूखे के मौसम में भी उगाया जा सकता है, थोड़े सूखे मौसम में भी। फलीदार फसलें होने के नाते सिर्फ अरहर को छोड़कर बाकी सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेती हैं और जमीन की उर्वरता को बनाए रखती हैं। तो इसलिए इन फसलों को रोटेटिंग की तरह बोया जाता है, बीच बीच में अन्य फसलों के बीच बीच में दालों को बोया जाता है। भारत में दालों के जो मुख्य उत्पादक हैं वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ये दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, मतलब ये अन्न थे जो अनाज हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा कुछ और फसलें भी हैं, जिसमें सबसे पहली फसल है गन्ना। गन्ना जो है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय की फसल है, यानी कर्क रेखा तक के बीच की, कर्क रेखा है थोड़ी सी ऊपर तक की। ये फसल 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और वर्षा की बात की जाए तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली जगहों पे बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में गन्ना उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है।
इसे कई मिट्टियों में बोया जा सकता है और इसको बुआई से लेकर कटाई तक बहुत ज्यादा श्रम यानी मेहनत की जरूरत होती है। ब्राजील के बाद सबसे बड़ा उत्पादक गन्ने का ब्राजील है, उसके बाद भारत गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। ये चीनी, गुड़ और शीरा बनाने के काम आता है। इसके महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। ये गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद आती है तिलहन। तिलहन मतलब वो फसलें जिनसे हमें तेल मिलता है। 2015 के बाद 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी। ये मुख्य तिलहन फसलें हैं भारत में उगाई जाने वाली। इनमें से ज्यादातर फसलें खाने की तरह इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इनसे खाना बनाने का तेल बनाया जाता है। लेकिन इनमें से कुछ तेल जो हैं उन्हें साबुन, श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य तेलों के अलावा मूंगफली हमारे देश में जो होती है वो खरीफ की फसल है मुख्य तौर पे, और देश के मुख्य तिलहनों में जितने भी देश में तिलहन तेल वाली फसलें उगाई जाती हैं उनमें से आधा भाग लगभग मूंगफली से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ में बोया जाता है और दक्षिण भारत में रबी के मौसम में। दोनों भागों में अलग अलग मौसम में बोया जाता है। इसी तरह अरंडी है जो खरीफ और रबी दोनों की ऋतुओं में बोया जाता है। अगली फसल आती है चाय आती है अगली। चाय की खेती रोपण कृषि का उदाहरण है। चाय जो की जाती है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लाए थे, लेकिन आज जितने भी ज्यादातर चाय बागानों के मालिक जो हैं वो भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से अगर वर्षा की बौछार होती रहे तो इसकी कोमल पत्तियों का विकास होता है अच्छी तरह। चाय भी एक श्रम सघन उद्योग है, मतलब इसमें भी बहुत ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए पत्तियों को बागान में प्रोसेस कर लिया जाता है, संसाधित कर लिया जाता है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, तमिलनाडु और केरल। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी चाय की खेती की जाती है। सन 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद चाय का भी दूसरा बड़ा उत्पादक देश था। फिर चाय के साथ साथ एक दूसरा पेय पदार्थ आता है कॉफी। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता यानी क्वालिटी के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी उगाई जाती है जो शुरू में लाई गई थी यमन से। इस किस्म की कॉफी की विश्व में सबसे ज्यादा मांग है। इसकी खेती की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। इसके बाद आती हैं बागवानी फसलें। बागवानी फसलों में 2015 में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान था। बागवानी यानी फल और सब्जियां। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फल जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट। इनकी विश्व में बहुत अधिक मांग है। दुनिया में इन चीजों की बहुत मांग है। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में भी प्रमुख स्थान है फसलों में। आज हम इन्हीं फसलों तक पढ़ेंगे। खाद्य फसलें खत्म हो गई हैं।
अगली क्लास में हम अखाद्य फसलों के बारे में जानेंगे और उसके अलावा भारत में किस तरह के संस्थागत सुधार किए जाने जरूरी हैं या किए गए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। आज के लिए ये लेसन बस इतना ही, बाकी लेसन अगली क्लास में।